बाथरूम से बाहर निकलती हुई प्राची को देखकर उसकी माँ ने उसे टोकते हुए कहा, आज बृहस्पतिवार को तूने फिर सिर धो लिया। कितनी बार कहा है कि बृहस्पतिवार को सिर मत धोया कर, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। माँ सिर चिपचिपा रहा था। माँ की बात सुनकर धीमे स्वर में अपनी बात कह प्राची मन ही मन बुदबुदाई, सोमवार, बुधवार और गुरुवार को सिर न धो। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को बाल न कटवाओ, क्योंकि गुरुवार को बाल कटवाने से धन की कमी तथा मंगलवार शनिवार को कटवाने से आयु कम होती है। वहीं शनि, मंगल और गुरुवार को नाखून काटने की भी माँ की सख्त मनाही थी। कोई वार बेटे पर तो कोई पति पर, और नहीं तो लक्ष्मी जी का कोप। उफ, इतने बंधनों में बंधी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कल धो लेती, किसने मना किया था, पर तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। और हाँ, आज शाम से तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। प्राची माँ की यह बात सुनकर मन के चक्रव्यूह से बाहर आई। ओह, यह अलग मुसीबत। सोमवार से तो मेरे एग्जाम है, सब मैं ही करूँ, भाई तो हाथ लगाएगा नहीं। यह सोचकर प्राची ने सिर पकड़ लिया। अब क्या हो गया? माँ ने उसे ऐसा करते देखकर कहा। माँ, सोमवार से तो मेरे एग्जाम है। प्राची ने कहा। तो क्या हुआ? कौन सा तुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है? माँ, क्या जब डिप्टी कलेक्टर बनना हो तभी पढ़ाई करनी चाहिए? वैसे नहीं। वैसे भी मुझे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं बनकर दिखाऊंगी। कहते हुए प्राची ने बैग उठाया और कॉलेज के लिए चल दी। नखरे तो देखो इस लड़की के, सास के घर जाकर नाक कटाएगी। अरे अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, पर रीति रिवाजों को तो मानना ही पड़ता है। प्राची के उत्तर को सुनकर सरिता बड़बड़ाई। प्राची 10वीं कक्षा की छात्रा है, वह विज्ञान की विद्यार्थी है, सो उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। माँ को जो करना है करे, पर हमें विवश ना करे। पापा भी उनकी इन सब बातों से परेशान रहते हैं, लेकिन घर की सुख शांति के लिए उन्होंने यह सब सहना सीख लिया है। ऐसा नहीं था कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वो सोशल साइंस में एमए तथा बीएड थी, लेकिन शायद उनकी माँ तथा दादी द्वारा बोए बीज जब तब अंकुरित होकर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। प्राची ने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपने मन में इन बीजों को पनपने नहीं देगी। प्राची के एग्जाम खत्म हुए ही थे कि एक दिन पापा नई कार मारुति स्विफ्ट लेकर घर आए। अभी वह और भाई विजय गाड़ी देख ही रहे थे कि माँ नींबू और हरी मिर्च हाथ में लेकर आई। उन्होंने नींबू और हरी मिर्च हाथ में लेकर गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया तथा गाड़ी पर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाकर उस पर फूल मालाएं तथा कलावा चढ़ाकर मिठाई का एक पीस रखा। उसके बाद माँ ने नारियल हाथ में उठाया। अरे नारियल गाड़ी पर मत फोड़ना, अचानक पापा चिल्लाए। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? गाड़ी पर नारियल फोड़ूंगी तो उस जगह गाड़ी दब नहीं जाएगी? कहते हुए माँ ने गाड़ी के सामने पहले से धोकर रखी ईंट पर नारियल फोड़कर जय दुर्गे माँ का उद्घोष करते हुए, यह गाड़ी हम सबके लिए शुभ हो, कहकर गाड़ी के 7 चक्कर न केवल खुद लगाई, बल्कि हम सबको भी लगाने के लिए कहा। तुम लगा ही रही हो, फिर हमारे लगाने की क्या आवश्यकता है? पापा ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा। आप तो पूरे नास्तिक हो गए हो। आपने देखा नहीं, टीवी पर लड़ाकू विमान राफेल लाने गए हमारे रक्षा मंत्री ने फ्रांस में भी तो यही टोटके किए थे। माँ की बात सुनकर पापा चुप हो गए। सच, जब नामी व्यक्ति ऐसा करेंगे तो इन बातों पर विश्वास रखने वालों को कैसे समझाया जा सकता है। समय बीतता गया। माँ की सारी बंदिशों के बावजूद प्राची को मेडिकल में दाखिला मिल ही गया। लड़की होने के कारण माँ उसे दूर नहीं भेजना चाहती थी, किंतु इस बार पापा चुप न रह सके। उन्होंने माँ से कहा,
मैंने तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं दिया, किंतु आज प्राची के कैरियर का प्रश्न है। इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरी बेटी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई है। उसने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करना हमारा दायित्व है। माँ की अनिच्छा के बावजूद पापा प्राची को इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए लेकर गए। पापा जब उसे हॉस्टल में छोड़कर वापस आने लगे तब वह खुद को रोक ना पाई, फूट फूट कर रोने लगी थी। बेटा रो मत, तुझे अपना सपना पूरा करना है ना, बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरी माँ तुझे लेकर कितनी आशंकित है। पापा ने उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा तथा बिना उसकी ओर देखे चले गए। शायद वे अपनी आंखों में आए आंसुओं को उससे छिपाना चाहते थे। पापा के जाने के बाद प्राची निशब्द बैठी थी। बार बार उसके मन में आ रहा था कि वह दुखी क्यों है। आखिर उसकी ही इच्छा तो उसके पापा ने उसकी माँ के विरुद्ध जाकर पूरी की है। अब उसे पापा के विश्वास पर खरा उतरना होगा। प्राची ने स्वयं से ही प्रश्न किया तथा स्वयं ही उत्तर भी दिया। मैं अंजलि, और तुम? अंजलि ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। मैं प्राची। बहुत प्यारा नाम है, उदास क्यों हो? क्या घर की याद आ रही है? प्राची ने निशब्द उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जब भी कोई पहली बार घर छोड़ता है तब उसकी मनोदशा तुम्हारी तरह ही होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सारी बातों को दिल से निकाल कर बस यह सोचो, हम अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम सच कह रही हो, प्राची ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ। अपने कमरे में जा रही थी कि तुम्हारा कमरा खुला देखकर तुम्हारी ओर नजर गई। सोचा मिल तो लूँ अपनी नई आई सखी से। मेरा कमरा बगल वाला है। रात्रि 8 बजे खाने का समय है, तैयार रहना। अपना यह बिखरा सामान आज ही समेट लेना, कल से कॉलेज जाना है, अंजलि ने कहा। अंजलि के जाते ही प्राची अपना सामान अलमारी में लगाने लगी। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन माँ का था। बेटा तू ठीक है ना? सच अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत याद आ रही है तेरी। माँ मुझे भी, कहकर वह रोने लगी। तू लौट आ, माँ ने रोते हुए कहा। प्राची क्या हुआ? अगर तू ऐसे कमजोर पड़ेगी तो पढ़ेगी कैसे? नहीं बेटा रोते नहीं, तेरी माँ तो ऐसे ही कह रही है। पापा ने माँ के हाथ से फोन लेकर उसे ढांढस बताते हुए कहा। अरे तुम अभी बात ही कर रही हो, खाना खाने नहीं चलना? बस अभी पापा मैं खाना खाने जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। मैस में उनकी तरह कई लड़कियाँ थीं। अंजलि ने सबको नमस्ते की। उसने भी अंजलि का अनुसरण किया। सभी ने उनका बेहद अपनेपन से स्वागत करते हुए एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। सबसे परिचय करने के बाद अंजलि ने एक टेबल की कुर्सी खिसकाते हुए उसे बैठने का इशारा किया और स्वयं भी बैठ गई। अभी वे बैठी ही थी कि उनके सामने वाली कुर्सी पर 2 लड़कियां आकर बैठ गईं। अंजलि और प्राची ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया। उन दोनों ने उन्हें बैठने का आदेश देते हुए उनका परिचय प्राप्त किया तथा अपना परिचय देते हुए साथ साथ खाना खाया। रेखा और बबीता सीनियर थीं। वे बहुत आत्मीयता से बातें कर रही थीं। खाना ठीक लगा। खाना खाकर जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो रेखा ने उसके पास आकर कहा, प्राची और अंजलि तुम दोनों नई नई आई हो, इसलिए कह रही हूँ हम सब यहाँ एक परिवार की तरह ही रह रहे हैं। तुम कभी स्वयं को अकेला मत समझना। हंसी मजाक में अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो सहजता से लेना। दरअसल कुछ सीनियर्स जूनियर की खिंचाई कर ही लेते हैं। रेखा दी और प्राची ये खाओ बेसन के लड्डू, माँ ने साथ में रख दिए थे। अंजलि ने एक प्लेट उनके आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छे बने हैं। एक एक लड्डू उठाकर खाते हुए प्राची और रेखा ने कहा,
रेखा दीदी और अंजलि का व्यवहार देखकर एकाएक प्राची को लगा कि जब ये लोग रह सकती हैं तो वह क्यों नहीं। मन में चलता द्वंद्व ठहर गया था। अंजलि ने बताया सुबह 8 बजे नाश्ते का समय है। अपने कमरे में आकर प्राची अब काफी व्यवस्थित हो गई थी। तभी माँ का फोन आ गया। माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छे हैं। प्राची ने सारी घटनाएं उन्हें बताते हुए कहा। ठीक है बेटा, पर ध्यान से रहना। आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना उचित नहीं है। कल तेरा कॉलेज का पहला दिन है। हनुमान जी की फोटो किसी उचित स्थान पर रखकर उनके सामने दिया जलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर जाना। जी माँ। ढेरों ताकीदें देकर माँ ने फोन रख दिया था। समय बीतता गया, वह कदम दर कदम आगे बढ़ती गई। पढ़ते समय ही उसकी दोस्ती अपने साथ पढ़ने वाले जयदीप से हो गई। MBBS खत्म होने तक वह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन अभी उनकी मंजिल विवाह नहीं थी। प्राची को गायनोलॉजिस्ट बनना था, जबकि जयदीप को जनरल सर्जरी में MS करना था। उसके MBBS करते ही माँ उस पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, किंतु उसने अपनी इच्छा बताते हुए विवाह के लिए मना कर दिया। रेजिडेंसी करते हुए उन्होंने PG की तैयारी प्रारंभ कर दी। कहते हैं जब लक्ष्य सामने हो, परिश्रम भरपूर हो तो मंजिल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। PG की डिग्री मिलते ही उन्हें दिल्ली के प्रसिद्ध अपोलो अस्पताल में जॉब मिल गया। उसके जॉब मिलते ही माँ ने विवाह की बात छेड़ी तो प्राची ने जयदीप से विवाह की इच्छा जाहिर की। पहले तो माँ बिगड़ी, बाद में मान गई, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह था कि वह बंगाली परिवार में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। उन्होंने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया। जयदीप आखिर उसके माँ बाप को पसंद आ ही गया। प्राची मंगली थी, सो माँ ने पंडित जी को बुलवाकर उनकी कुंडली मिलवाई तो पता चला कि जयदीप मंगली नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर माँ चिंताग्रस्त हो गई थी। पंडित जी, प्राची के मंगल को शांत करने का कोई उपाय है? प्राची का पीपल के पेड़ से विवाह करा दें तो मंगल दोष दूर हो जाएगा, या फिर वह 29 वर्ष की उम्र के बाद विवाह करे। पंडित जी ने माँ की चिंता का निवारण करते हुए कहा। माँ ने प्राची को पंडित जी की बात बताई तो वह भड़क गई तथा उसने पीपल के वृक्ष से विवाह के लिए मना कर दिया। बेटी, शायद तुझे पता न हो, विश्व सुंदरी तथा मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपने मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष से विवाह किया था। माँ ने प्राची को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। माँ, क्या ऐश्वर्या ने ठीक किया था? माना उसने ठीक किया था तो यह कोई आवश्यक नहीं कि मैं भी वही करूं जो ऐश्वर्या ने किया। मेरी अपनी सोच है, समझ है, स्वयं पर दृढ़ विश्वास है। दुर्घटना या जीवन में उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जीवन में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों से स्वयं को उबारना, जूझना तथा जीवन में संतुलन बनाकर चलना ही इंसान का मुख्य ध्येय होना चाहिए, न कि टोनी टोटकों में इंसान अपनी आधी जिंदगी या ऊर्जा बर्बाद कर स्वयं भी असंतुष्ट रहे तथा दूसरों को भी असंतुष्ट रखे। प्राची ने शांत स्वर में कहा। बेटा, हमारे समाज में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें मानने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी के मन को शांति मिल जाए तो उसे मानने में क्या बुराई है। मैंने तेरी जिद के कारण अपने मन को मारकर तेरी खुशी के लिए तेरे विजातीय विवाह को स्वीकार कर लिया, जबकि हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में तू क्या अपनी माँ की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरा भारी मंगल तेरे जयदीप की जान भी ले सकता है। माँ ने अपना आखिरी हथियार आजमाने की कोशिश करते हुए कहा। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी खुशी के लिए हमारे विवाह की स्वीकृति दी, लेकिन जिन मान्यताओं पर मुझे विश्वास नहीं है उन्हें मैं कैसे मान लूं? पीपल के वृक्ष से विवाह करके क्या ताउम्र मैं अपने व्यक्तित्व के अपमान की अग्नि में नहीं जलती रहूंगी?
क्या जब जब मुझे अपना यह कृत्य याद आएगा तब तब मुझे ग्लानि या हीन भावना के विषैले डंक नहीं डसेंगे? अगर जयदीप मांगलिक होता और मैं मांगलिक नहीं होती, तब क्या जयदीप को भी हमारा समाज पीपल के वृक्ष से विवाह करने के लिए कहता? क्या यह स्त्री के स्त्रीत्व का या उसकी गरिमा का अपमान नहीं है? स्त्री के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष के साथ कोई हादसा न हो, इसके लिए ऐसे ढकोसले हमारा समाज जीवन में आई हर विपत्ति के लिए सदा स्त्री को ही क्यों कटघरे में खड़ा करता है? स्त्री होकर भी क्या आपने कभी सोचा है? नहीं माँ नहीं, शायद हम स्त्रियों का तो कोई आत्मसम्मान है ही नहीं। होगा भी कैसे जब हम स्त्रियों को ही स्वयं पर विश्वास नहीं है। तभी तो हम स्त्रियां अनुमानित विपदा को टालने के लिए व्यर्थ के ढकोसलों, व्रत, उपवास, यह न करो वह न करो आदि में न केवल स्वयं लिप्त रहती हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी मानने के लिए विवश कर उनके विश्वास को कमजोर करने से नहीं चूकती। मैं आपकी खुशी और आपके मन की शांति के वास्ते विवाह के लिए 2 वर्ष और इंतजार कर सकती हूँ, पर पीपल के वृक्ष से विवाह कर स्वयं को स्वयं की नजरों से नहीं गिरने दूंगी। मुझे अपने प्यार पर विश्वास है, वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा। किंतु तेरे मंगली होने की बात मुझे तेरे सास ससुर को बतानी होगी। कहीं ऐसा न हो कि बाद में वे हम पर इस बात को छिपाने का दोष लगा दें। जैसा आप उचित समझें, कहकर प्राची उठकर चली गई। तुम्हारी जिद्दी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। पंडित जी सही कह रहे थे, इसका मंगल उच्च है, तभी इसमें इतनी निडरता और आत्मविश्वास है। अगर लड़के वालों को कोई आपत्ति नहीं है तो कर देते हैं विवाह। पापा ने उसके उठकर जाते ही माँ से कहा। कहीं लड़के का अनिष्ट? माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक आई थीं। कैसी बातें कर रही हो तुम ही कहती थी, तुम्हारे पिताजी सदा कहते थे, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। हमारे नकारात्मक विचार हमें सदा चिंतित तो रखते ही हैं, किसी कार्य की सफलता के प्रति हमारी दुविधा के प्रतीक भी है। वही सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरकर हमारे कार्य को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारी प्राची में हौसला है, विश्वास है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। अब हमें विवाह की तैयारी करनी चाहिए, पापा ने माँ को समझाते हुए कहा। जैसा आप उचित समझें, लेकिन अगर हम जयदीप के माता पिता से इस संदर्भ में बात कर लें तो मेरी सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं समय ले लेता हूँ, कहते हुए दिनेश फोन करने लगे। जयदीप के माता पिता से मिलते ही सरिता ने अपने मन की बात कही। बहन जी, हम इन बातों को नहीं मानते। मेरा और विजय का विवाह आज से 30 वर्ष पूर्व बिना कुंडली मिलाए हुआ था। हमने सफल वैवाहिक जीवन बिताया। मेरा तो यही मानना है, अगर हमारे विचार मिलते हैं, हमें एक दूसरे पर विश्वास है, तो हम जीवन में आई हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जो होना होगा वह होगा ही। व्यर्थ के ढकोसलों में पड़कर हम अपने मन को कमजोर ही करते हैं, शीला ने कहा। शीला की बात सुनकर सरिता के मन मस्तिष्क में प्राची के शब्द भी गूंजने लगे। ममा, हम स्त्रियां स्वयं को इतना हीन क्यों बना लेती हैं? जीवन में आई हर विपदा को अपने क्रूर ग्रहों का कारण मानकर सदा कलपते रहना उचित तो नहीं है। एकाएक उसके मन में व्याप्त नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली। उसकी सकारात्मक सोच ने उसमें ऊर्जा का ऐसा संचार कर दिया था कि अब उसे भी लगने लगा कि व्यक्ति अपनी निष्ठा, लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करने के साथ जीवन में आई हर चुनौती का सामना करने में सक्षम रह सकता है। इसके साथ ही उनके मन पर वर्षों से चढ़ी ढोंग और ढकोसलों की जमी परत हटने लगी थी।
उन्होंने प्राची और जयदीप के संबंध को तहे दिल से स्वीकार कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी।